मूवी की शुरुआत में हमें 2001 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं गांव के एक कपल की शादी के बाद विदाई हो रही होती है, जिसमें लड़के का नाम दीपक होता है और लड़की का नाम फूल देवी होता है। असल में दीपक की शादी को हुए 2 दिन बीत चुके थे और उसके परिवार वाले शादी के बाद ही चले गए थे, पर फूल के दादे की इच्छा थी कि वो यहाँ पर पूजा करके ही जाए, इसलिए पूजा खत्म होने के बाद दीपक और फूल घर जा रहे थे। फूल की माँ से कहते कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब अपना घूंघट ऊपर मत करना। जिसके बाद दीपक और फूल अपने घर जाने के लिए चल देते हैं। पहले ये दोनों बस में सफर करके एक स्टेशन पर पहुंचते हैं और रास्ते में दीपक फूल की ज्वेलरी उतरवा लेता है ताकि वो उसे अपने पास सेफ रख सके। इसके बाद ये लोग एक गांव से ट्रेन पकड़ते हैं जिसमें काफी ज्यादा भीड़ थी और वहाँ दीपक देखता है कि उस डब्बे में तो पहले से ही 2 नए शादीशुदा जोड़े बैठे हुए हैं और दुल्हन की ड्रेस भी लगभग सेम ही है। दीपक फूल को वहीं सीट पर बैठा देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पर एक दूल्हे प्रदीप की माँ पूछती है कि तुम भी शादी करके आए हो तो दहेज में मिला क्या, और वो अपने बारे में बताने लगती है कि हमें तो बाइक कैश सब मिला है। पर वह प्रदीप तो अपने ससुराल वालों से अभी भी नाराज था क्योंकि उसे थोड़ा और दहेज चाहिए था। फिर प्रदीप की माँ दीपक से पूछती है कि अब तुम बताओ, जिसका दीपक कोई जवाब नहीं देता और प्रदीप की माँ कहती है कि जरूर लड़के में ही खोट होगा। जिसके थोड़ी देर बाद दीपक को भी सीट मिल जाती है। तब दीपक को टॉयलेट जाना था तो वो फूल को बताकर टॉयलेट जाता है। तभी वो ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और ट्रेन में भीड़ घुस जाती है और धीरे धीरे करके फूल साइड में खिड़की के पास पहुंच जाती है। फिर प्रदीप भी उसी सीट पर बैठ जाता है और उसकी वाइफ भी उसी के साथ थी और भीड़ के कारण दीपक को साइड में बैठना पड़ता है। अब रात को दीपक का स्टेशन आ गया था तो वो जल्दीबाजी में फूल समझकर प्रदीप की बीवी को अपने साथ ले जाता है और प्रदीप की बीवी घूंघट के कारण देख नहीं पाती और नीचे उतर जाती है। तभी प्रदीप की बीवी को समझ आता है कि ये तो उसका पति नहीं है। इसके बावजूद वो दीपक को बिना बताए उसके साथ चल देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर दीपक अपने गाँव पहुँच जाता है जब उसके दोस्त उसका बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हैं। फिर दीपक खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ घर जाता है। तब दीपक की माँ दोनों की आरती करती है और फिर दुल्हन को घूंघट उठाने के लिए कहती है। अब जैसी वो लड़की घूंघट उठाती है तो सब उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ तो फूल की जगह कोई और ही आ गई थी। तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पुष्पा है और मैं गलती से दीपक के साथ आ गई हूँ और इस घूंघट और अंधेरे के कारण पता ही नहीं चला और वो उसे अपना पति समझकर उसके साथ यहाँ आ गई। अब इस पर दीपक के पापा से खूब डांटते हैं कि कोई सामान की तरह अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है और ये सुनकर दीपक चिंता में पड़ जाता है कि अब उसकी फूल का क्या हाल हो रहा होगा क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि दीपक ट्रेन से उतर चुका है। फिर दीपक के घर वाले पुष्पा से उसके गांव के बारे में पूछते हैं तो वो कहते कि वो गंगापुर की रहने वाली है, लेकिन वहाँ तो गंगापुर के कई सारे गाँव थे और पुष्पा को तो अपने ससुराल का भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो तो बस अपने पति का नाम पंकज बताती है। साथ ही उसके पास एक नंबर भी था जो वो दीपक को दे देती है, लेकिन वो नंबर भी बार बार गलत ही बता रहा था। अब दीपक की माँ कहते कि जब तक इसके घर का पता नहीं चल जाता पुष्पा यही दीपक की भाभी के कमरे में रहेगी और दीपक और उसके सारे दोस्त फूल को रेलवे स्टेशन ढूंढने चल देते हैं। फिर यह फूल की जब ट्रेन में आँख खुलती है तो वहाँ दीपक नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है पर उसे दीपक कहीं भी नहीं मिलता और यहाँ प्रदीप भी अपनी बीवी को ढूंढता है पर वो भी गायब थी। तब प्रदीप की बातों से समझ आता है कि उसको तो अपनी बीवी के जाने का कोई गम ही नहीं है। उसका कहना था कि अब तो दहेज मिल ही चुका है, इसलिए बीवी मिले ना मिले क्या दिक्कत है। यहाँ अब हम पुष्पा को देखते हैं जो अपने बैग में से एक फोन निकालती है और उसमें से सिम निकाल कर जला देती है, यानी कि ये पुष्पा सबसे कुछ छुपा रही है। वो इधर फूल उस स्टेशन पर बिल्कुल अकेली थी और बहुत ही ज्यादा डर रही थी। अब ऐसे में सुबह हो जाती है जहाँ फूल को एक आदमी मिलता है और फूल उससे डर के भागने लगती है। तब वो एक छोटू नाम के लड़के से टकराती है और वो छोटू बताता है कि इस आदमी से डरो मत, ये एक अच्छा आदमी है। फिर फूल कहते हैं कि वो स्टेशन पर खो गई है और छोटू से स्टेशन मास्टर पर ले जाता है। वह स्टेशन मास्टर उससे उसके ससुराल के गाँव का नाम पूछते हैं पर फूल को तो पता ही नहीं था। फिर वो उससे उसके पति का नाम पूछते हैं और फूल नाम लेने से मना करती है कि पति का नाम नहीं लेते, इसलिए वो अपनी मेहंदी दिखा देती है जिससे मास्टर को पता चलता है कि पति का नाम दीपक है। फिर फूल कहती है कि उस गांव का नाम किसी फूल से था और यहाँ इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये किस गांव की बात कर रही है। तब स्टेशन मास्टर उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं और फूल मना कर देती है कि वहाँ जाने से डर लगता है। जिसके बाद छोटू उसे एक दादी के पास ले जाता है कि अब तो तुम्हारी मदद वही कर सकती है जो कि वहाँ स्टेशन पर चाय समोसा की स्टॉल चलाती है। अब दादी फूल की कहानी सुनती है और कहती है कि जरूर तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया होगा क्योंकि उसने सुहागरात मना ली, गहने भी ले लिए, इसलिए उसने अब तुझे छोड़ दिया। पर फूल कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उन पर विश्वास है कि वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। जिस पर दादी फूल की मदद करने के लिए मान जाती है और वो फूल को उस स्टॉल पर तब तक काम करने के लिए लगा देती है। इधर अब फूल का पता लगाने के लिए दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस पे जाता है और वह इंस्पेक्टर श्याम को सब कुछ बताने लगता है। तब श्याम को तो लगता है कि वो लड़की सारी ज्वेलरी लेकर खुद ही भाग गई होगी, पर दीपक कहता है कि नहीं, गहने तो मेरे पास ही हैं। फिर श्याम पूछता है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ आई है उस पर गहने हैं क्या? तो दीपक कहता है कि हाँ, उसके पास तो अच्छी खासी ज्वेलरी है, जिससे श्याम को उस पर शक होता है। वही दीपक फूल की फोटो दिखाता है और फोटो देखते ही श्याम दीपक का मजाक बनाने लगता है क्योंकि फोटो में तो इतना बड़ा घूंघट था और ये केस भी सबसे अनोखा था जहाँ दूल्हा दुल्हन ही बदल आया हो। अब श्याम दीपक से कहता है कि कल पुष्पा को लेकर थाने आना और वो केस को सॉल्व करने की सोचता है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि वो फूल को पहचानेगा कैसे। इधर हम
प्रदीप को देखते हैं जो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आता है। और यहाँ पता चलता है कि ये तो प्रदीप की दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली वाली को तो उसने जिंदा जला दिया था, पर यह बात कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई थी। इसके बाद जब यहाँ दीपक अपने घर आता है तो यहाँ घर वालों ने बवाल मचा रखा था कि पुष्पा कहीं गायब हो गई है। तब थोड़ी देर बाद पुष्पा वहाँ जाती है और कहती कि मैं मंदिर गई थी, जिस पर दीपक कहता है कि कल तुम्हें थाने भी चलना पड़ेगा। और ये सुनकर पुष्पा डर जाती है। इधर थाने में श्याम इसी केस पर काम कर रहा होता है और उसे दूसरे गाँव से सेम ऐसा ही केस मिलता है जो था प्रदीप का, बस उसमें लड़की का नाम जया बताया हुआ था। इसलिए वो सोचता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ हम रात के टाइम पुष्पा को देखते हैं जो अपने फोन में नया सिम डालती है जो वो मंदिर जाने के बहाने लेकर आई थी और फिर उससे कहीं बात करती है। इधर अगले दिन फूल को दादी कहते हैं कि तो पुलिस में जाकर सब बता दे, क्या पता कुछ पता चल जाए। पर फूल मना करती है कि नहीं, मेरे पति आते ही होंगे मुझे ढूंढते हुए। फिर हम यहाँ पुष्पा को देखते हैं जो दीपक की भाभी से बातें करती है और उनसे दोस्ती बढ़ा लेती है। यहाँ बातों के दौरान ही पता चलता है कि दीपक की भाभी को ड्राइंग का शौक है, लेकिन वो शादी करने के बाद ड्राइंग से दूर हो गई। फिर वहीं पुष्पा के हाथ पर जया नाम का टैटू देखते हैं, यानी कि पुष्पा यहाँ अपना नाम छुपा कर रह रही है। अब सीन चेंज होता है और पुष्पा और दीपक थाने आते हैं और वहाँ इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा से सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, ससुराल कहाँ है, जिनमें से आधे सवालों के जवाब पुष्पा कहती है कि मुझे नहीं पता। और ये सब देखकर श्याम का शक पुष्पा पर बढ़ जाता है कि ये जरूर कुछ तो छुपा रही है। फिर वो पुष्पा से बॉडी पर किसी निशानी के बारे में पूछता है, जिस पर पुष्पा उन्हें अपने हाथ का लिखा नाम दिखाती है। बस उसने अब जया को श्रेया में बदल दिया था और वो बहाना बना देती है कि मेरे दादा मुझे श्रेया नाम से बुलाते थे, इसलिए ये नाम लिखवाया है। तब श्याम उसकी फोटो लेने को बोलता है, पर पुष्पा मना कर देती है कि हमारे घर की औरतें ऐसे फोटो नहीं खिंचवाती, और श्याम उसे जाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी वो पीछे से आवाज मारता है जया, और पुष्पा मुड़ जाती है, जिससे श्याम समझ जाता है कि यहाँ गड़बड़ यही कर रही है। यहाँ हम दादी को फूल के साथ देखते हैं जहाँ वो अपने बारे में सच बताती है कि मेरे पति और बेटे को मैंने घर से निकाल दिया क्योंकि वो दारू पीकर मुझे ही मारते थे, इसलिए वो अब अकेली ही रहती है। अब अगले दिन फूल दादी के स्टॉल पर कलाकंद मिठाई बनाती है जो कि लोगों को खूब पसंद भी आती है और पूरी मिठाई ही बिक जाती है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब श्याम पुष्पा का पीछा करने लगा है कि वो कहाँ जाती है, किससे बात करती है, और उसे पता चलता है कि पुष्पा ने पहले अपने कुछ गहने बेचे, फिर उसने 5,000 रुपए के 5 बार मनी ऑर्डर किसी हेमा को किए हैं। और श्याम इसी बारे में सोचने लगता है कि ये करना क्या चाह रही है। वहीं पुष्पा को देखते हैं जो खेत में थी और वहाँ उससे बात करने के लिए दीपक का दोस्त मनोहर आता है। और यहाँ बातों के दौरान पता चलता है कि पुष्पा पढ़ी लिखी लड़की है। तभी वह दीपक के पापा आकर मनोहर से कहते हैं कि कीटनाशक छिड़कना होगा वरना ये कीड़े फसल खराब कर देंगे। पर पुष्पा कहते हैं कि इससे तो फसल के पोषक तत्व भी खराब हो जाएंगे, इसलिए वो एक आसान सा सोल्यूशन बताती है जिससे फसल कीड़ों से बच जाएगी। और हमें समझ आता है कि पुष्पा किसानी के बारे में काफी कुछ जानती है। यहाँ आप दीपक के दोस्तों के कहने पर दीपक वहाँ के एमएलए से मिलने जाता है कि आप अब मेरी बीवी को ढूंढवा दीजिए। पर वहाँ एमएलए तो उल्टा दीपक के नाम पर ही सामने वाली पार्टी को एक किडनैपर बता देता है कि उन्होंने दीपक की बीवी को किडनैप करवा दिया और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब एक दिन पुष्पा का फोन दीपक के भतीजे के हाथ में लग जाता है। तब पुष्पा उसे फोन में गेम खेलने का लालच देकर चुप रहने के लिए कहती है। तभी उसकी नजर दीपक की भाभी की बनाई फोटो पर पड़ती है और वो उसकी खूब तारीफ करती है कि आपको तो अभी भी ड्राइंग करनी चाहिए। फिर जब रात को दीपक और उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं तब उसका दोस्त कहता है कि अब तो फूल को गायब हुए काफी दिन बीत चुके हैं, क्या पता अब उसके साथ किसने क्या कर दिया हो। इसी बात को लेकर दीपक की अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद नशे में दीपक घर आता है और पुष्पा उसे संभालती है। दीपक बार बार फूल का ही नाम लिए जा रहा था। अगले दिन पुष्पा सीधा दीपक की भाभी से कहती है कि आपको किसी की पेंटिंग बनानी है और ये बात किसी को मत बताना। इधर थाने में अब दूसरे गाँव के थाने से फैक्स आता है जिसमें पुष्पा की फोटो थी और यहाँ पता चलता है कि उसका असली नाम तो जया है, जिसको देखते ही श्याम जया को पकड़ने चल देता है और वहाँ वो सारी बात दीपक को बता देता है कि ये जानबूझकर अपनी पहचान छुपाए बैठी थी, जिसे जानकर दीपक जया को अरेस्ट करने के लिए कहता है और जया की एक बार भी नहीं सुनता कि वो कहना क्या चाहती है। अब जया को ये लोग थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और दूसरे थाने वाले को बता देते हैं कि लड़की मिल गई है, इसे ले जा लीजिए। यहाँ दीपक के पास उसके दोस्त आते हैं और बता दें कि वो लड़की धोखेबाज नहीं है, बल्कि उसने तो फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाए हैं और फूल की फोटो उसने तुम्हारी भाभी से बनवाई क्योंकि तुम्हारी भाभी ने फूल को तुम्हारी शादी में देखा था। इधर हम फूल को देखते हैं जिसे उसका पोस्टर मिलता है और उसमें गाँव का एड्रेस लिखा था। गाँव का नाम था सूरजमुखी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर उसी गाँव में जाने वाली ट्रेन में उसे बैठा देते हैं। अब इधर दीपक सीधा थाने चला जाता है और वहाँ वो जया से सच्चाई पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई थी, जिस पर वो बताती है कि मैंने 12th में टॉप किया था और वो आगे देहरादून जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती तय करवा दी और उसके दहेज के लिए सारी खेती की जमीन भी बेच दी। जिसके बाद शादी से 2 दिन पहले उसे पता चला था कि लड़के ने अपनी पहली पत्नी को दहेज के कारण मार दिया था, पर अपने माँ बाप की हालत देखकर वो चुप ही रही। फिर वो बताते कि जब दीपक ने उसे ट्रेन से चलने के लिए कहा तो वो ये सोचकर चुप रही कि मौका मिलते ही वो अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून चली जाएगी, इसलिए वो अब तक अपनी कजन हेमा को पैसे भेजती जा रही थी। फिर वो कहते कि मैं कल ही देहरादून जा रही थी, लेकिन दीपक नशे में फूल के लिए परेशान था, जिसे देखकर मैंने पोस्टर छपवा दिए ताकि ये फूल से मिल पाए और उसमें मेरा नंबर था। तभी वो शाम को अपना फोन चेक करने के लिए कहती है और उसमें स्टेशन मास्टर की कॉल आई हुई थी, जिससे पता चलता है कि फूल उनके गाँव
पहुँचने वाली है। और ये सुनते ही दीपक फूल को लेने चल देता है, जहाँ उसे फूल मिल जाती है और वो इससे काफी खुश होता है। इसके बाद थाने में प्रदीप जया को लेने आता है और वो श्याम को ये मामला दबाने के लिए पैसे भी देता है कि अब जो यहाँ पर होगा उसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे। फिर जैसे वहाँ जया आती है, प्रदीप उसे चाटा लगा देता है और कहता है कि चल अब तुझे घर पे बताता हूँ। उसी समय श्याम प्रदीप को रोकता है और कहता है कि मेरा काम था जया को ढूंढना, पर अब जया की मर्जी है कि वो तेरे साथ जाना चाहती है या नहीं। जिस पर जया मना कर देती है और श्याम प्रदीप को हड़काकर घर भेज देता है कि आज के बाद इसे परेशान मत करियो वरना तुझे ढूंढ के मारूंगा। फिर श्याम जया को उसकी बाकी की ज्वेलरी देता है जो उसने अपने पास जब्त कर ली थी और कहता है कि जाकर देहरादून में मन लगाकर पढ़ना। अब सीन चेंज होता है और जया देहरादून के लिए जा रही थी। तब दीपक का दोस्त मनोहर